राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने के 29 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने निवास सिविल लाइन पर पत्रकारों से चर्चा की और 6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक के सफर के बारे में खुलकर जानकारी दी। उमा भारती ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया उनके बारे में डिटेल से बताया। कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आजादी के बाद से साल 1977 तक कांग्रेस एक स्वाभाविक पार्टी थी जिसे जनता स्वाभाविक रूप से वोट देती थी। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश की जनता के चहेते थे, लेकिन साल 1977 के बाद भाजपा अब स्वाभाविक पार्टी बन गई है। जनता अब भाजपा पार्टी को स्वाभाविक रूप से वोट दे रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वो जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थी तब केन बेतवा लिंक परियोजना की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी योजना शुरू नहीं हो सकी। इस पर उमा भारती ने कहा कि हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के समय परियोजना के सभी काम पूरे कर लिए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बैठकर बात करनी है। दुनिया के इतिहास का अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का जो आंदोलन था वो सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। ये 500 साल चला और दूसरा रिकॉर्ड इसका ये है कि अंत में इस पर कोर्ट की मुहर लगी। विश्व को कोई भी धार्मिक स्थान पर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की मुहर नहीं है, वो आस्था की मुहर है और उसी से वो चले हैं। और अब वो मामले कोर्ट में नहीं हैं, किसी के भी मामले कभी नहीं गए कोर्ट में, ना वेटिकन गया ना मक्का मदीना गया। भारत का राम मंदिर का इतिहास है, 500 साल आंदोलन चला और अंत में कोर्ट ने अपनी उस पर की जो बीच का स्थान है वो रामलला का है, इस पर सहमति जताते हुए उस पूरे 500 साल के आंदोलन पर मुहर लगा दी वैधानिकता की। और इसलिए जो उस आंदोलन में शामिल हुए, जो नाम सामने आए और जो नाम सामने नहीं आए, जो सामने आए उनमें से एक मेरा भी नाम रहा, और जो सामने नहीं आए वो सब ने जो भी किया वो जस्टिफाइड हो गया। फिर अंत में वो न्याय संगत हो गया। और वो इसलिए न्याय संगत हो गया क्योंकि ढांचे के रहते हुए तो साक्ष्य ढूंढे ही नहीं जा सकते थे। जो पुरातत्व विभाग साक्ष्यों को ढूंढ सका जमीन की खुदाई करके, वो तभी संभव हो सका जब विवादास्पद ढांचा गिरा। ढांचा गिरने के बाद मलबा हटा करके जो साक्ष्य जुटाए गए और जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जमीन के अंदर जो साक्ष्य मिले वो मंदिरों के होने के साक्ष्य मिले। और सैकड़ों वर्ष से वहाँ विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंदर जो दबी हुई मिली हैं, ये तभी संभव हो पाया जब वहाँ पर पुरातत्व विभाग खुदाई कर सका। और खुदाई तभी हो पाई क्योंकि पुरातत्व विभाग उस ढांचे को कभी नहीं गिरा सकता था जब तक कि माननीय कोर्ट का ऑर्डर ना होता कि इसको गिरा के खुदाई करो। तो इसलिए ये जिनने भी किया, मैं उन सबको बहुत आज उनका सबका सैल्यूट करूंगी इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री अगर उसका शिलान्यास कर सके तो उसमें उन कार्य सेवकों का बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अपना जीवन दान कर दिया उसमें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का बलिदान हुआ है। जिस दिन से मंदिर तोड़ा 500 साल पहले, तब से बलिदानों की श्रृंखला शुरू हुई और वो 6 दिसंबर तक चलती गई है। 6 दिसंबर को भी 5-7 कार सेवक ऐसे थे जो विवादास्पद ढांचे पे थे और जब वो धराशायी हुआ तो बाद में उनमें से कुछ के शव उसमें मिले थे। आज उन समस्त शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी और समस्त देशवासियों का इस बात के लिए अभिनय होंगे। कुछ 6 दिसंबर की घटना हुई। 6 दिसंबर की घटना के बाद में हमारी सारी सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से डिसमिस की कांग्रेस ने। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है। उन्हें तो हमारी सरकारें डिसमिस की थी, जबकि हमारा कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री तो कार सेवा में भाग लेने नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्हें हमारी सरकारें मध्य प्रदेश की डिसमिस कर दी, राजस्थान की सबकी डिसमिस कर दी थी, भंग कर दी थी सरकारें। उसके बाद चुनाव हुए, आप याद करिए। तो 6 दिसंबर की घटना के बाद तो हम यूपी में ही सरकार नहीं बना पाए। जिस प्रकार से जातिवादी आधारों पर वहाँ फूट डाल दी गई हिंदू समाज में, उसका परिणाम ये हुआ। तो हमें तो ये मान लेना चाहिए था कि राम मंदिर से हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता।
जब राम मंदिर के कारण ही हमारी सरकारें गई हों, हमारी सरकारों का बलिदान हुआ हो और फिर भी हम लौट के नहीं आ पाए, तो हमारे लिए तो फिर राम मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे 96 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा, हमारे 98 के लोकसभा के चुनाव के मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा। यानी हमने राम मंदिर को कभी वोट की लाभ हानि से जोड़ा ही नहीं। हमने उसको राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न माना और हमने अपनी आस्था का प्रश्न माना। उसमें दोनों बातें हैं, हिंदू समाज की आस्था है राम और राष्ट्रीय अस्मिता है राम। आस्था के नाते वो हिंदू समाज की आस्था है, मुस्लिम और ईसाई उनको अपनी आस्था का केंद्र माने, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन अस्मिता की बात जहाँ आएगी, राष्ट्रीय अस्मिता की, तो वो ईसाइयों की अस्मिता के भी केंद्र हैं और वो मुसलमानों की भी अस्मिता के केंद्र हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अस्मिता के केंद्र थे। इसलिए हमने तब भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर को रखा है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, 96 में भी रखा, 98 में भी रखा और अंत में तो हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से साष्टांग करके शिलान्यास किया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, हनुमानगढ़ी पर साष्टांग करते हुए। इसलिए हमारे लिए राम मंदिर कभी भी वोट का विषय नहीं रहा, निजी तौर पर आस्था का विषय रहा और सामाजिक तौर पर राष्ट्रीय अस्मिता का विषय रहा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। अब तीसरी बात कि क्या बीजेपी को इसका लाभ हुआ, ये जो बात आती है, तो मैं उसमें भी आपको बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार को और अपराध को मुद्दा माना, बेरोजगारी को, गरीबी को, जन समस्याओं को, लोगों की आवश्यकताओं को अपना मुद्दा माना। लेकिन राम मंदिर पर जब हमसे सवाल किया गया तो हमें जवाब देना ही पड़ा कि हाँ, उस पर हमारी आस्था है और इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ी कि हाँ, हमने वोट घट जाने पर भी और चुनाव हार जाने पर भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। तो ये है कि हमारी विश्वसनीयता का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो हमारी विश्वसनीयता की स्थापना हुई भारतीय मानस के मन में। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज।